आसान भाषा में समझना होगा किसी को कि एग्जैक्टली ओस्टियोपोरोसिस हमारे शरीर के साथ करता क्या है, कौन से लोग हैं जो इस बीमारी के रिस्क पर हैं सबसे ज्यादा। तो दीवार का कच्चा होना और बोन का कच्चा होना, ये दोनों एक जैसी चीज है। मेडिकली जब बोन कच्ची होने लगती है, कमजोर होने लगती है, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। कि अगर हड्डियां किसी की बार बार फ्रैक्चर हो रही हैं, आसानी से टूट रही हैं, तो वो ओस्टियोपोरोसिस से शिकार हो चुके हैं। आज अगर मेरी उम्र सपोजिंग 45 साल है और मैं गिरा अगर इस फर्श पे जिस पे अभी बैठे हुए हैं, तो मुझे फ्रैक्चर नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर इतनी हाइट से गिर रहा हूँ, मेरी बॉडी की हड्डियां इतनी मजबूत हैं कि इस फॉल को झेल जाएंगी। लेकिन अगर मेरी जगह कोई 80 साल की लेडी है जो इसी हाइट से गिरे और अपना बचने के लिए हाथ लगाए जमीन पे, हो सकता है रिस्ट का फ्रैक्चर हो जाए। तो ओस्टियोपोरोसिस हमारे किन किन बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है और वहां के हिसाब से लक्षण कैसे दिखाई देते हैं फिर? नॉर्मली ऑस्टियोपोरोसिस अफेक्ट तो पूरी बॉडी को ही करता है। जैसे हिप्स हो गए हमारे, स्पाइन हो गई, पेल्विस के पार्ट में, या रिस्ट। कुछ लोगों में हड्डियां इतनी भी कमजोर हो जाती हैं कि खांसने या छींकने से भी स्पाइन के फ्रैक्चर हो जाते हैं। खांसने छींकने से? हाँ, तो काफी बार पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि बस खांस रहे थे और उसी में स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया। तो ऐसे में अगर किसी को समझना हो कि हमारी हड्डियां कमजोर तो नहीं हो रही हैं या बोन लॉस तो नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे 4-5 लक्षण जो हम समय रहते पहचान करके अपना इलाज करवा सकते हैं। नॉर्मली अगर किसी को परसिस्टेंट बोन पेन्स हैं, बॉडी पेन्स कहीं भी, हाँ, जैसे कोई बोले कि मेरे को कभी कंधे में दर्द हो जाता है, कभी थाई बोन में हो जाता है, कभी कमर में हो जाता है, फुट में पेन होना, पैरों में, क्योंकि पैरों का काम है वजन उठाना, हिप में पेन होना या नीज में पेन होना, ये सिम्टम्स हैं जो खास तौर से आइडेंटिफाई करते हैं कि वेट बेयरिंग बोन्स में अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से पेन शुरू हो गया। ऐसे में अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम आगे चल कर के ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क पर तो नहीं हैं, तो कुछ हड्डियों से रिलेटेड टेस्ट हैं जो हमें कराते रहने चाहिए। नॉर्मली जो सबसे अच्छा टेस्ट है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए वो है, उससे हमारे बोन की स्ट्रेंथ का वो हमें रेडियोलॉजिकल पैरामीटर देता है। उसमें पैरामीटर्स रहते हैं कि जिसमें हम उसको कंपेयर करते हैं कि यंग एडल्ट की बोन से और उसी एज में होने वाले बाकी लोगों के बोन स्ट्रेंथ से, कि अगर आप 40 से कम हैं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस आया है या आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आए हैं 40 से कम उम्र में, और आप रनर नहीं है, एथलीट नहीं है, फौज में नहीं है, पुलिस में नहीं है, कमांडो नहीं है, आपका एक्सर्शनल काम कोई नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलके पैराथायराइड, लिवर, किडनी और इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन का टेस्ट कराएं। आने वाले समय में हर 5 में से एक औरत और हर 3 में से एक मर्द को 50 साल की उम्र के बाद ओस्टियोपोरोसिस का जो खतरा है वो बढ़ते जा रहा है। ओस्टियोपोरोसिस को हड्डियों का एक साइलेंट किलर कहा जाता है। इसे साइलेंट बोन थीफ के नाम से जाना जाता है, जो अपने आप में ही एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी इतनी ज्यादा डेंजरस है जो आगे चल करके हिप और स्पाइन के फ्रैक्चर्स को बहुत ही ज्यादा वैसे बना देती है कि आसानी से आपकी हड्डियां टूटने लगती हैं। तो ऐसे में ओस्टियोपोरोसिस का जो खतरा है हम कम कैसे कर सकते हैं? अपनी डाइट में क्या चीजें शामिल कर सकते हैं? अपने लाइफस्टाइल में अभी से क्या बदलाव कर सकते हैं, सो दैट आगे चल करके हमें, आपको, हमारी फैमिली मेंबर्स को ओस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी का जो खतरा है वो कम से कम हो। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के सेशन में हम इसी टॉपिक पर बहुत ही विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, जो कि डायरेक्टर हैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक ओस्टियोपोरोसिस के बारे में हर एक डिटेल जानकारी हम जानने, समझाने, पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमारी हड्डियां ही स्ट्रांग नहीं रहेंगी तो हमारी पूरी बॉडी फंक्शन कर ही नहीं पाएंगी। हड्डियों को जो स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, सो दैट फाउंडेशन जो है स्ट्रांग हो, तब जाके हम ओवरऑल अच्छे तरीके से अपने दिन भर के जो काम है वो सभी चीजें कर पाए। अगर हम जानना चाहें ओस्टियोपोरोसिस के बारे में, क्योंकि लोगों को लगता है ओस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी गलने की बीमारी हो गई है, हड्डियां गलने लगी हैं या बार बार फ्रैक्चर हो रहा है। आसान भाषा में समझना होगा किसी को कि एग्जैक्टली ओस्टियोपोरोसिस हमारे शरीर के साथ करता क्या है, कौन से लोग हैं जो इस बीमारी के रिस्क पर हैं सबसे ज्यादा। अगर हम सिंपल भाषा में समझाएं तो ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा है जैसे कोई दीवार कच्ची होती जा रही है। अगर कोई किसी दीवार में ईंटें पुरानी हो गई हैं, सीमेंट अच्छा नहीं लगा है, कमजोर होने लगे हैं, जैसे हम कहते हैं खंडर, जिससे हम अगर समझने के लिए हम समझना चाहें, तो दीवार का कच्चा होना
और बोन का कच्चा होना, ये दोनों एक जैसी चीज है। मेडिकली जब बोन कच्ची होने लगती है, कमजोर होने लगती है, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। नॉर्मली जो डेंसिटी होनी चाहिए बोन की, मतलब बोन में जितना कैल्शियम होना चाहिए, जितना प्रोटीन होना चाहिए, अगर वो डेंसिटी गिरती जाती है तो बोन की क्वालिटी कमजोर होती जाती है और स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस नॉर्मली ऐसा है कि जैसे अगर मेरी उम्र सपोजिंग 45 साल है और मैं गिरा अगर इस फर्श पे जिस पे अभी बैठे हुए हैं, तो मुझे फ्रैक्चर नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर इतनी हाइट से गिर रहा हूँ, मेरी बॉडी की हड्डियां इतनी मजबूत हैं कि इस फॉल को झेल जाएंगी। लेकिन अगर मेरी जगह कोई 80 साल की लेडी है जो इसी हाइट से गिरे और अपना बचने के लिए हाथ लगाए जमीन पे, हो सकता है रिस्ट का फ्रैक्चर हो जाए। तो जो रिस्ट का फ्रैक्चर, जो कि बहुत ही कॉमन ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर है, ये एज के साथ साथ या किसी बीमारी की वजह से अगर बोन कमजोर हो जाती है, फॉल झेलने की या कोई इम्पैक्ट झेलने की क्षमता कम हो जाती है, उससे फ्रैक्चर जो हो जाता है, दैट इज द रीजन कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो कारण है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर हड्डियां किसी की बार बार फ्रैक्चर हो रही हैं, आसानी से टूट रही हैं, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस से शिकार हो चुके हैं। हाँ, इंक्रीज्ड फ्रैक्चर रिस्क कहते हैं इसको हम मेडिकली। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 60 साल की उम्र के बाद 44% फीमेल्स इंडिया में इंक्रीज्ड फ्रैक्चर रिस्क में आती हैं, और अगर मेल्स की बात करें तो 25%। और ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं। इनका कारण एक ये है कि इंडिया में अगर हम 40 या 45 पे मेनोपॉज मानते हैं फीमेल्स में, मैक्सिमम इसी एज ग्रुप में हो जाता है, कुछ लोग 50 तक भी जाती हैं। उसके बाद अगर हम हार्मोन्स पे ध्यान ना दें, एक्सरसाइज पे ध्यान ना दें या डाइट पे ध्यान ना दें, तो धीरे धीरे बोन्स वीक होने लगती हैं। फीमेल्स में अक्सर शुरू में पता नहीं चलता, क्योंकि फीमेल्स घर के काम से बिजी रहती हैं, या अगर कोई वर्किंग भी है उतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाती, या टाइमली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं ले पाती। तो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि 60 के बाद चीजें रैपिडली डिटोरिएट हो रही है इंडियन फीमेल्स में। मेल्स में ये थोड़ा लेट होता है, क्योंकि जो मेल हार्मोन होता है वो लेट तक इफेक्टिव रहता है। तो ओवरऑल चांसेस जो हैं ऑस्टियोपोरोसिस के 60 में इंडिया में बहुत ज्यादा है, 80 के करीब तक पहुंचते पहुंचते दोनों में बराबर है। और ये फीमेल्स में भी ज्यादा है? फीमेल्स में डेफिनेटली ज्यादा है। और अगर हम फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होने वाला फ्रैक्चर की बात करें, तो जैसा आपने बताया हिप का फ्रैक्चर, स्पाइन का फ्रैक्चर या रिस्ट का फ्रैक्चर, ये रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ओके। तो अगर किसी के ये तीनों जो बॉडी पार्ट्स हैं, हिप हैं, रिस्ट हैं या स्पाइन हैं, इनमें बहुत ही आसानी से फ्रैक्चर हो जा रहा है, या शुरुआत में अगर सिर्फ दर्द भी रह रहा है, तो क्या ये भी एक अंदेशा है कि शायद आने वाले समय में ये इंसान ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे पर हैं? एक तरह से हम कह सकते हैं हाँ, लेकिन इसका एक ज्यादा आसान देखने का तरीका है, अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर झुकता जा रहा है। अच्छा, स्टूप होते जा रहे हैं। हाँ, जैसे फॉरवर्ड स्टूप या फॉरवर्ड बेंड, आप देखेंगे काफी बड़ी उम्र की लेडीज होती हैं, आपको दिखता है कि कमर उनकी झुक गई है। तो अगर ये आपको क्लिनिकली दिख रहा है अपने परिवार में या सोसाइटी में कहीं, तो एक सीधा साधा इंडिकेशन है कि इस लेडी को या इस आदमी को स्पाइन में ऑस्टियोपोरोसिस है, और जिसकी वजह से हड्डियां, अगर हाइट हम मान ले इतनी होनी चाहिए तो इतनी हो गई है, जिसकी वजह से धीरे धीरे बॉडी स्ट्रक्चर झुक जाता है, हाइट छोटी हो जाती है और वो आगे की तरफ को झुके हुए मिलते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस हमारे किन किन बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, और वहां के हिसाब से लक्षण कैसे दिखाई देते हैं फिर? नॉर्मली ऑस्टियोपोरोसिस अफेक्ट तो पूरी बॉडी को ही करता है, लेकिन 3 जगह पे उसके सबसे ज्यादा लक्षण दिखते हैं, खास तौर से जो वेट बेयरिंग बोन्स हैं, जैसे हिप्स हो गए हमारे, स्पाइन हो गई, पेल्विस के पार्ट में, या रिस्ट का रोल खास तौर से तब आता है जैसे अगर हम गिर रहे हैं या हमें कोई सामान उठाना है या कहीं इम्पैक्ट है। हमारे नेचुरल बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है हाथ को आगे करना, ये हमारी बॉडी में एक इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है। तो अगर हमने अपना हाथ आगे किया बचाने के लिए खुद को, या कोई दरवाजा है या फुटबॉल भी हमारी तरफ आ रही है, उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है हमारी रिस्ट की बोन पे। और क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस अफेक्ट भी इसको ज्यादा करता है, तो आपने देखा होगा काफी बड़ी उम्र के लेडीज खास तौर से होती हैं जो गिर गई और रिस्ट में फ्रैक्चर हो गया। इसी तरह से हिप के फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो भी बड़े कॉमन है एक एज के बाद। 80 के बाद तो मेल्स और फीमेल्स दोनों में बहुत कॉमन है, लेकिन 60 to 80 के बीच में फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, 44% ज्यादा कॉमन है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो हिप की बोन होती है वो क्रैक हो जाती है। तो जब बोन टूट जाती है तो फिर एकदम से पेशेंट को लगेगा कि वेट ही नहीं आ पा रहा है पैर में, फिर वो लड़खड़ा के गिर जाते हैं। तो इसमें काफी बार ये होता है हिप फ्रैक्चर की फॉल से बचाने के लिए
जब कोई हाथ आगे कर देता है तो उसको रिस्ट फ्रैक्चर या शोल्डर फ्रैक्चर, इस तरह के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। अच्छा, दोनों एक ही साथ हो गया। दोनों, क्योंकि बचाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म हमारे हाथ ही है। हाँ, वो शरीर खुद से ही इनबिल्ट है वैसा। और तीसरी चीज होती है स्पाइन के फ्रैक्चर्स। स्पाइन के फ्रैक्चर्स में ऐसा है कि अगर हम सीधे गिर रहे हैं, जैसे अगर हम हाथ नहीं लगा पाए, बटक्स पे लैंड हुए, तो स्पाइन फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों में हड्डियां इतनी भी कमजोर हो जाती हैं कि खांसने या छींकने से भी स्पाइन के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। खांसने छींकने से? हाँ। तो ऐसे में क्या मतलब उनकी जो बोन लॉस है वो लंबे समय से चल रहा होता है? लंबे समय से चल रहा होता है और अनडायग्नोज्ड होता है। तो ऐसे में क्या उनको बिल्कुल भी संकेत या लक्षण दिखाई नहीं देते हैं अगर खांसते छींकते भी हड्डियां फ्रैक्चर हो जा रही हैं तो? ये नॉर्मली उन लोगों में होता है जो किसी भी कारण से प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे हैं। बेड रेस्ट पे, हाँ। जैसे अगर किसी का कोई कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई वो एक कोमा में सिचुएशन है। पैरालिसिस। या फिर अगर किसी को पैराथायराइड की दिक्कत है, पैराथायराइड एक हार्मोन रहता है जो अगर सही से काम ना करे तो हड्डियों में से कैल्शियम खींच लेता है। अच्छा, ओके। तो उन सिचुएशंस में अगर बोन बहुत वीक हो जाती है तो काफी बार पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि बस खांस रहे थे और उसी में स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया। तो ऐसे में अगर किसी को समझना हो कि हमारी हड्डियां कमजोर तो नहीं हो रही हैं या बोन लॉस तो नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे 4-5 लक्षण जो हम समय रहते पहचान करके अपना इलाज करवा सकते हैं? नॉर्मली अगर किसी को परसिस्टेंट बोन पेन्स हैं, बॉडी पेन्स कहीं भी, हाँ, जैसे कोई बोले कि मेरे को कभी कंधे में दर्द हो जाता है, कभी थाई बोन में हो जाता है, कभी कमर में हो जाता है, और वो क्लिनिकली असेसमेंट में ऑस्टियोपोरोसिस लग रहा हो उनको। क्लिनिकल का मतलब ये, जैसे अगर हम उम्र देखें, कोई 50 साल के करीब का है, फीमेल की अगर हम बात करें तो अगर कोई 50 इयर्स के करीब की फीमेल है, वेजिटेरियन है, अर्ली मेनोपॉज की हिस्ट्री है, एक्सरसाइज नहीं करती, डाइटरी इंटेक अच्छा नहीं है, अगर अल्कोहल या स्मोकिंग भी है डाइट में, रूटीन में, तो उन सिचुएशंस में हमें ये 6-7 चीजें क्लिनिकली भी दिखती हैं। और उसके साथ में अगर कोई इस तरह के अगर लक्षण लेके आता है परसिस्टेंट बोन पेन्स, तो हम उनका विटामिन डी और बोन मिनरल डेंसिटी नाम का चेकअप कराते हैं। उससे अक्सर क्लियर हो जाता है कि अगर किसी को पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है या वो उसकी तरफ जा रहे हैं। उसमें भी 2 चीजें रहती हैं जब हम बोन मिनरल डेंसिटी का चेकअप कराते हैं। एक चीज होती है ऑस्टियोपीनिया। ऑस्टियोपीनिया, हाँ, वो क्या होता है? पीनिया का मतलब है ऑस्टियोपोरोसिस से पहले वाली स्टेज। अच्छा, जैसे डायबिटीज से पहले प्री डायबिटीज। हाँ, प्री डायबिटीज जैसा। तो उसमें हमें ये पता चलता है कि हड्डी कमजोर होनी शुरू हो गई है। ऑस्टियोपोरोसिस की जब हम ये कहते हैं कि हड्डी कमजोर हो चुकी है। तो इंडिया में खासतौर से अगर हम जैसे दिल्ली की बात करते हैं तो फीमेल्स में हमें खासतौर से आजकल 50 के करीब ऑस्टियोपीनिया बहुत देखने को मिल रहा है। फ्रैंक ऑस्टियोपोरोसिस तो 60 तक डेवलप हो जाता है ज्यादातर में, लेकिन 50 में ऑस्टियोपीनिया का मतलब ये है कि अगर हम इसी स्टेज पे रोक पाएं, संभाल पाएं, तो हम ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें फिर हम उनको शुरू करते हैं, अगर किसी को हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या अर्ली मेनोपॉज हैं तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज रहती हैं, उस पर शुरू करते हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जो हड्डी के वेयर एंड टियर की रेट को कम करती हैं, उन मेडिसिन को शुरू करते हैं। कुछ मेडिसिन रहती हैं जो बोन फॉर्मेशन में मदद करती हैं, साथ में कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देते हैं। सबसे जरूरी हम कहते हैं आप एक्सरसाइज शुरू करो। एक्सरसाइज इज अ नेचुरल एंटीडोट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, ग्रेट। तो जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस कर पाते हैं उन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस लेट होता है, भले मेल या फीमेल। अच्छा, तो आपने हमें पहला लक्षण बताया कि पेन हो रहा है, कहीं भी अगर पेन हो रहा है तो ये एक हमें इशारा है कि हाँ शायद ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ खतरा है। और कुछ ऐसे लक्षण आप हमें बताना चाहेंगे? उसके बाद फिर आपने जो चीजें बोली हैं उस पर भी हम आते हैं। हमें बस एक बार 4-5 ऐसे आप सिम्टम्स बता दीजिए कि हाँ ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है, शायद ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क हो सकता है। हाँ, उसमें भी अगर हम डिफ्यूज बॉडी पेन्स की बात करें तो लेटर स्टेजेस में जब लोग आते हैं तो हो सकता है नॉन वेट बेयरिंग बोन के सिम्टम्स लेके आए, जैसे कि हाथ में दर्द या फिर इसमें कंधे में दर्द। लेकिन अगर हम अर्ली लक्षण की बात करते हैं तो उसमें जैसे फुट में पेन होना, पैरों में, क्योंकि पैरों का काम है वजन उठाना, हिप में पेन होना या नीज में पेन होना, ये सिम्टम्स हैं जो खास तौर से आइडेंटिफाई करते हैं कि वेट बेयरिंग बोन्स में अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से पेन शुरू हो गया। और अगर शुरुआत में किसी के बार-बार फ्रैक्चर हो रहे हैं तो वो भी एक इशारा है? वो नॉर्मली लेटर स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं। अगर रिपीटेड फ्रैक्चर्स हैं और एज अगर हम मान लें अगर किसी की 40 एज और रिपीटेड फ्रैक्चर्स हैं तो नॉर्मली उसमें कोई पैथोलॉजिकल रीजन होता है। ठीक है। क्योंकि 40 की एज में रिपीटेड फ्रैक्चर्स होने का कोई कारण नहीं है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं तो स्टिफनेस बहुत ज्यादा रहती है बॉडी में उनकी, कि शरीर जो है वो खुल ही नहीं पा रहा है, बहुत ही अकड़ा जकड़ा हुआ फील हो रहा है, तो क्या ये भी एक इशारा होता है? नॉर्मली ऑस्टियोपोरोसिस में अकड़ाहट नहीं होती। अकड़ाहट जो है वो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज में ज्यादा होती है, जैसे कि अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस की हम बात करें, जो कि एक गठिया है एक तरह का, फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, तो उसमें जब मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है। इसी तरह एक मेल्स में होने वाला गठिया ज्यादा कॉमन है, उसे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। उसमें सुबह में जब उठते हैं तो शरीर पूरा जकड़ा हुआ रहता है। तो इसका ऑस्टियोपोरोसिस है? ऑस्टियोपोरोसिस एज सच मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं प्रेजेंट करता। मॉर्निंग स्टिफनेस इन्फ्लेमेटरी डिजीज ज्यादा प्रेजेंट करते हैं। ओके आपने जैसे जब लक्षण की बात कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें हमें बताई, जैसे कि एक तो औरतों में रिस्क ज्यादा होता है, फिर उनमें कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो हमें एक चीज जरूर बताइएगा कि क्या औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा मर्दों के कंपैरिजन में ज्यादा होता है? अगर हाँ तो क्यों? वो इसलिए रहता है, फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं वो जल्दी विड्रॉ होते हैं बॉडी में से। जैसे एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है बॉडी में, वो मेनोपॉज के बाद एकदम कम हो जाता है, लेकिन मेनोपॉज प्री मेनोपॉजल फेज में भी वो धीरे 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 कम होता जाता है। तो उससे क्या होता है, जब ये हार्मोन चला जाता है या इसका एक लेवल मतलब इसका अमाउंट एक लेवल से नीचे गिर जाता है, तो फीमेल की बोन्स को स्ट्रांग रखने की जो स्टिमुलस होती है वो कम हो जाती है। तो अगर एस्ट्रोजन इतना ज्यादा कम हो रहा है, हमें पता है कि हम पेरीमेनोपॉज के फेज में हैं, क्या कर सकते हैं हम कि एस्ट्रोजन को वापस ला सके और ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को कम कर सकें? हाँ, उसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी रहती है, जो कि एक तरह से आपको वो हार्मोन्स या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स देते हैं जो सेम रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। ओरल दवाइयाँ? ओरल दवाइयाँ खाने की? हाँ, अच्छा। मोस्टली खाने की रहती हैं। उस सिचुएशन में फीमेल्स की जो बॉडी है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं बोन्स में खास तौर से, या अगर किसी को साइकोलॉजिकल भी हो रहे हैं तो भी उन चीज़ों पे ये फायदा करती हैं। अगर हम बोन हेल्थ की बात करें तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कोई फीमेल जिसको कि हाई रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है बिकॉज ऑफ अर्ली विड्रॉवल ऑफ हार्मोन्स, उस सिचुएशन में हम हार्मोनल थेरेपी तो देते ही देते हैं। हम ये भी सलाह देते हैं कि आप एक्सरसाइज रेगुलर करो। जो हार्मोन वाला जो काम है वो एक्सरसाइज भी पूरा कर सकती है, लेकिन काफी सिचुएशंस में हम ये देखते हैं टू एनकरेज अ लेडी टू डू रेगुलर एक्सरसाइज, स्पेशली जब वो ऑस्टियोपीनिया की स्टेज पे आई है, ऑस्टियोपोरोसिस की नहीं, हमें समझाना मुश्किल रहता है। हम अगर ये समझाएंगे कि अगर आप आज से एक्सरसाइज करोगे तो आप 10 साल बाद भी फिट रहोगे, तो अक्सर वो लेडी ये सोचती है कि चलो एक साल अभी बच्चे का बोर्ड का एग्जाम है उस पर ध्यान दे देती हूँ, या अगर अभी ऑफिस में कुछ मेजर चल रहा है तो चलो एक साल इस प्रोजेक्ट को निकलने तो फिर अपने पे ध्यान दूंगी। तो अक्सर प्रिवेंशन वाला पार्ट ओवरऑल इंडिया में थोड़ा लाइटली लिया जाता है। वो आपने सही कहा कि ये चीज तो मिस कर दी जाती है। आपने जैसे कहा डॉक्टर कि एक्सरसाइज जो है वो कई बार हार्मोन्स को इंक्रीज करने का काम करता है, तो हमें ये बताइए कि अगर कोई लेडीज जो है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं लेना चाहती हैं, कि अगर उन्हें नहीं लेना है तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं जो करने चाहिए सो दैट ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो? वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस, मेल हो या फीमेल हो, जो भी वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस कर रहा है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस कम ही होगा। दैट इज अ प्रूवन फैक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आपको हार्मोन थेरेपी लेने की जरूरत है या नहीं। तो ऐसा में क्या अगर एस्ट्रोजन तो हर औरत में फॉल होगा मेनोपॉज होने के बाद, तो सबको ही हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की नीड होगी? नहीं, या जिन लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल सही रखी है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको नीड नहीं पड़ती है? हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ये सिर्फ एक ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन का तरीका नहीं है। ठीक है। फीमेल हार्मोन जब विड्रॉ होते हैं तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, उसके साथ में बॉडी में और चीजों पे भी इम्पैक्ट आता है। तो जो HRT है वो सिर्फ हम ऑस्टियोपोरोसिस कम करने के लिए नहीं देते, इट इज ऑलवेज गिवन आफ्टर कंसल्टेशन विद अ गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फॉर अदर चेंजेस आल्सो। क्योंकि कोई भी फीमेल जिसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं मेनोपॉज के पास, सिर्फ एक ही चेंज नहीं होता है। मूड स्विंग से लेके स्किन को अगर आप देखो, या फिर जो प्राइवेट पार्ट की हेल्थ रहती है, सब चेंज होता है। इवन बालों का टेक्सचर भी चेंज होता है। तो हार्मोन, फीमेल हार्मोन्स को भगवान ने जो बनाया है मल्टीपल पर्पसेस सर्व करने के लिए बनाया। तो सिर्फ हम ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं शुरू करते। इट इज ऑलवेज इन कंसल्टेशन विद एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड अ गायनेकोलॉजिस्ट, समटाइम्स अ साइकोलॉजिस्ट आल्सो। अच्छा, ओके, सो दैट सबका जो कंसल्टेशन ले करके फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाए। अगर हमें सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस को टैकल करना है तो उसके लिए हमारे पास और आसान तरीके हैं।
और ऐसी मेडिसिन हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस पे ही हेल्प करेंगी। अच्छा। तो इसलिए हम HRT हर केस में नहीं देते, जहाँ रिकमेंडेड है सिर्फ वहीं देते हैं। अभी तक हमने जिन एस्पेक्ट्स पर बात की है उसमें एक चीज हमारे लिए जानना समझना बेहद जरूरी है, दैट इज एनुअल हेल्थ चेकअप या टेस्ट हैं। आजकल इसका ट्रेंड भी बहुत ज्यादा है, हर साल में लोग एक ना एक बार करा ही ले रहे चेक, और विच इज अ गुड थिंग कि लोग अपनी हेल्थ को लेकर के अवेयर हैं। ऐसे में अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम आगे चल करके ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क पर तो नहीं है, तो कुछ हड्डियों से रिलेटेड टेस्ट हैं जो हमें कराते रहने चाहिए, और उन टेस्ट का हमें जरा नाम बता दीजिए, और ये भी बताइएगा कि क्या पैरामीटर्स और मार्कर्स देखें कि समझ जाएं कि हाँ हम रिस्क पर हैं या नहीं। नॉर्मली जो सबसे अच्छा टेस्ट है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए वो है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, जिसको कि डेक्सा टेस्ट भी हम कहते हैं इंडिया में। उससे हमारे बोन की स्ट्रेंथ का वो हमें रेडियोलॉजिकल पैरामीटर देता है। उसमें पैरामीटर्स रहते हैं कि जिसमें हम उसको कंपेयर करते हैं कि यंग एडल्ट की बोन से और उसी एज में होने वाले बाकी लोगों के बोन स्ट्रेंथ से। अच्छा। तो वो हमको दो तरह के कंपैरिजन देता है, एक यंग एडल्ट के हिसाब से और एक आपकी एज में बाकी लोगों का क्या होना चाहिए। कैसे होता है ये टेस्ट? तो वो एक एक्सरे जैसा ही टेस्ट है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। एक मशीन होती है, आपको उसमें लेटना होता है। होल बॉडी डेक्सा भी होता है जिसमें पूरी बॉडी में आपकी सारी बोन्स को वो देखते हैं और एक एवरेज निकालते हैं। कहीं जगह पे जो छोटी मशीन्स हैं वहां पे थ्री बॉडी पार्ट्स का हो जाता है, जैसे रिस्ट का कर दिया, हिप का, स्पाइन का, जो कि 3 सबसे कॉमन बोन्स हैं जहाँ पे कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है और फ्रैक्चर होता है। इसके सिवा 2 बॉडी साइड डेक्सास भी होते हैं जहाँ सिर्फ 2 बॉडी पार्ट्स को लेते हैं। तो कौन से सेंटर में कितनी एडवांस्ड मशीन है उस हिसाब से पूरी बॉडी का या किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का आप करा सकते हैं। क्या कॉस्टिंग आती होगी इसकी? नॉर्मली ये 2500 से लेके 8000 का होता है। अच्छा, इंडिया में अगर हम दिल्ली की बात करें मतलब 2 बॉडी पार्ट से लेकर के फुल बॉडी पार्ट। हाँ। और उसमें भी खैर फुल बॉडी डेक्सा वाली मशीन्स तो इंडिया में कम है, बट 2 या 3 वाली से भी अगर आप एनुअली साल में एक बार करा लें, देयर ऑल्सो यू गेट अ रीजनेबली गुड एस्टिमेट कि आपकी बोन क्वालिटी या स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। तो रिपोर्ट्स देख करके हम कैसे समझें, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए कि रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ें उसमें। हाँ, रिपोर्ट का मैं आपको ब्रॉडली बता देता हूँ, लेकिन इसको घर पे खुद इंटरप्रेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये चीज जो आपको पैरामीटर में पता चल रही है इसके साथ में हमें क्लिनिकल पैरामीटर भी देखने होते हैं। तो रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो जैसे अगर उसमें बोन डेंसिटी पॉजिटिव में आ सकती है या नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव में आती है तो उसका मतलब ये है कि आपकी औरों से अच्छी है। अगर एक यंग एडल्ट कोई है, सपोजिंग अगर हम उसकी बोन डेंसिटी मानते हैं 0, कि 0 को हम एक बेसलाइन ले लेते हैं कि 0 मतलब है इससे अगर ऊपर है तो आपकी अच्छी है, इससे नीचे है तो आपकी खराब है। तो अगर हम बोन डेंसिटी मशीन्स की रीडिंग की बात करें, ब्रॉडली हम ये कहते हैं अगर -2.5 से आपकी नीचे आ रही है तो फिर आप हाई रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहे हैं। -2.5 से नीचे? हाँ, मेल फीमेल दोनों के लिए? हाँ, ये कॉमन है दोनों के लिए, क्योंकि ये आपकी बोन की स्ट्रेंथ बता रहा है, लेकिन ये इकलौता पैरामीटर नहीं है। खास तौर से अगर जैसे किसी की -2.5 से बिल्कुल नीचे आ रही है, जैसे -3.5 आई या -4.5 आई, तब तो हमको पता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है ही है इस पेशेंट को। इसी तरह अगर -3 से नीचे आ रही है तो हम ये मानते हैं कि इस पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत डेफिनेटिवली है, तुरंत। लेकिन अगर किसी की -1 आ रही है तो हम ये कहते हैं आप अभी ऑस्टियोपोरोसिस को लड़ सकते हो बिना दवाइयों के। तो ऑस्टियोपीनिया बोल सकते हैं उसमें? ऑस्टियोपीनिया कह सकते हैं। उस सिचुएशन में हम पेशेंट को कहते हैं अगर आप अल्कोहल लेते हो तो बंद करो, स्मोकिंग करते हो तो बंद करो, रेगुलर एक्सरसाइज शुरू करो आप, उसमें भी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, रोज कैल्शियम लेना है, रोज विटामिन डी लेना है, वेट अपना कम से कम रखें। ये 4-5 चीजें हैं जिनको करके हम ऑस्टियोपीनिया से लड़ सकते हैं। लेकिन जब हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट की एज कितनी है, मेल है या फीमेल है, मोटा है या पतला है, फीमेल है तो मेनोपॉज कब हुआ, सनलाइट एक्सपोजर कितना है पेशेंट का, एक्सरसाइज रूटीन में है कि नहीं। ये सारी चीजें देखने के बाद तब हम कहते हैं कि इस पेशेंट को इस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए। ट्रीटमेंट में भी 3 कैटेगरीज होती हैं। एक तो होती है जब हम कर रहे होते हैं प्रिवेंशन के लिए, जिसमें मोस्टली सप्लीमेंट और एक्सरसाइजेज हैं। दूसरा आता है कि हमें पता चल रहा है कि ये पेशेंट इन स्पाइट ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या सप्लीमेंट या एक्सरसाइजेज इंप्रूव नहीं कर रहा है और फ्रैक्चर की तरफ जा रहा है। तब हम उस तरह की दवाइयां देते हैं जो कि बोन का एब्जॉर्प्शन कम करें, मतलब हड्डियों का कमजोर होना कम करें। अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है जब हम हड्डी को बनाने वाली दवाइयां भी देनी शुरू करते हैं, जो कि नॉर्मली इंजेक्शंस रहते हैं।
तो उस तरह के इंजेक्शन हम कभी भी पेशेंट को घर पे नहीं देते, हम पेशेंट को खुद लेने से भी मना एनकरेज करते हैं। नहीं करते। वो स्ट्रिक्टली मेडिकल सुपरविजन में जितना प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती हैं उतना देते हैं। तो ट्रीटमेंट 3 तरह से हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास एक डेंसिटी रिपोर्ट और आपके डॉक्टर के पास आपकी मेडिकल हिस्ट्री होनी चाहिए। उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट आपको शुरू करना चाहिए। तो बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, जिसको डेक्सा स्कैन भी कहते हैं, एक तो ये टेस्ट हो गया। तो क्या इसे हर साल कराना चाहिए या कुछ ऐसा भी है कि कितने समय के? पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में हम हर साल के लिए रिकमेंड करते हैं। ठीक है। मेल्स हर 2 से 3 साल में कराएं तो भी चल जाता है। कौन सी एज से? नॉर्मली आफ्टर द एज ऑफ 50। मेल्स में हम 50 के बाद रिकमेंड करते हैं। फीमेल्स में मेनोपॉज जल्दी हो तो 40 के बाद भी रिकमेंड करते हैं। 60 के बाद हम मेल्स और फीमेल्स में इक्वली कहते हैं कि आपको कराना ही है, भले आपको सिम्टम्स ना हो, भले आप एक्सरसाइज भी करते हो, भले आप प्रोटीन भी ले रहे हो, विटामिन डी भी, कैल्शियम भी, उसके बावजूद। और जैसे कैल्शियम और विटामिन डी के टेस्ट भी कितने ज्यादा जरूरी हैं हमारी हड्डियों के लिए, और सो दैट उससे भी पता लगे। नॉर्मली हम 3 महीने से 6 महीने में रिकमेंड करते हैं कैल्शियम और विटामिन डी। हाँ, 3 महीने में उनको जिनको एस्टैब्लिश डेफिशिएंसी है, जो कि ट्रीटमेंट पे है, और 6 महीने में उनको जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो हेल्थ चेकअप कराते रहते हैं हर 6 महीने में। 6 महीने पर। उसमें भी 6 महीने वाला क्राइटेरिया नॉर्मली हम फॉलो करते हैं 50 साल की उम्र के बाद। अगर कोई 50 से कम उम्र का है, मेल है, तो साल में एक बार भी हेल्थ चेकअप कराए तो ठीक है। लेकिन अगर फीमेल है, अर्ली मेनोपॉज हुआ है, तो हम कहते हैं अगर आप 6 महीने में भी कराओ तो भी आपके लिए ठीक है, क्योंकि अगर विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट देना है तो हम अभी से शुरू करें ताकि ऑस्टियोपोरोसिस हो ही ना। आपने सप्लीमेंट्स की बात की, आजकल लोग सप्लीमेंट्स भी खाने लगे हैं। जैसे आपने शुरुआत में भी कहा था कि वेजिटेरियन डाइट में सोर्सेस कम हैं विटामिन डी के, कैल्शियम के तो हैं। नॉन वेज में भी लोग ऐसा नहीं है कि हर दिन ही खाते हैं। तो अगर कोई डाइट से पूरा नहीं कर पा रहा है तो आप एडवाइस करते हैं कि वो इंसान सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दे? सप्लीमेंट्स बिल्कुल लेने चाहिए, वेजिटेरियंस को खास तौर से। उसमें भी सप्लीमेंट्स में आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन कि आप सप्लीमेंट्स कोई हाई फाई ब्रांड का या किसी कंपनी का लें। आप नॉर्मल कैल्शियम विटामिन डी, जो कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आपका रहता है, जैसे आपको कैल्शियम दिन में 1000 mg करीब लेना चाहिए, और विटामिन डी 400 से 800 यूनिट। कोई महंगी कंपनी का खरीदना जरूरी नहीं है कि जिसका एब्जॉर्प्शन बिल्कुल सुप्रीम हो। आप नॉर्मल कंपनी का खरीदें या जो इंडिया में अवेलेबल कंपनीज हैं उनका आप लें, लेकिन रेगुलर लें। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो समझ सकते हैं कि किस तरीके से लें, खाने का भी कोई सही तरीका होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम के अलग अलग सप्लीमेंट्स आते हैं। विटामिन डी का आजकल जैसे 60,000 IUI वाला बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है। तो कितने दिन पर खाएं, कैसे खाएं, खाने के पहले और बाद में कुछ चीज़ों का ध्यान रखें? कैल्शियम के केस में कुछ लोगों को कैल्शियम लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है। हाँ। तो इसलिए हम ये कहते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो भले आप 250 mg वाली टैबलेट ले लें दिन में 2 बार। नहीं तो आप 500 वाली सुबह ले लें, रात में ना लें। अगर रात में लेने से आपको मॉर्निंग में बाथरूम जाने में दिक्कत हो रही है तो बेटर टू टेक आफ्टर ब्रेकफास्ट। और विटामिन डी से नॉर्मली किसी को कोई जीआई रिलेटेड साइड इफेक्ट नहीं होता। हम नॉर्मली पेशेंट को कहते हैं आपको हफ्ते में 1 दिन बांधना है जब आप इस दवाई को लें। अगर हम 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स वाली बात करते हैं, 60,000 वाली हम नॉर्मली कहते हैं संडे को आप ब्रेकफास्ट के बाद आप लें ताकि आपको याद रहे लेना। उस सिचुएशन में ज्यादातर पेशेंट्स को याद भी रहता है, वो ले भी लेते हैं। 60,000 वाली टैबलेट हम कभी कभी जल्दी भी देते हैं, हफ्ते से पहले भी। अगर किसी को बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है या एस्टैब्लिश डेफिशिएंसी है या पुअर एब्जॉर्प्शन है, लेकिन उस सिचुएशन में भी अगर आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है जल्दी लेने को, तभी आपको 1 हफ्ते से पहले लेनी चाहिए। और उसमें भी आपके ब्लड टेस्ट होने चाहिए हर 3 महीने में, ये देखने को कि आप जरूरत से ज्यादा तो नहीं ले ले रहे, क्योंकि विटामिन डी ज्यादा लेने से भी दिक्कतें हो जाती हैं। क्या दिक्कतें हो सकती हैं? उसमें ब्रेन पे इफेक्ट कर सकता है, वो प्रेशर बढ़ जाता है ब्रेन का। तो कुछ उसके लक्षण अलग तरीके से दिखाई देते हैं? हाँ, उसमें देखने में दिक्कत हो सकती है या कंफ्यूजन हो सकता है। बेसिकली जो ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉडी के सारे ही ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकता है। आपकी स्पीच भी डिस्टर्ब हो सकती है, थिंकिंग भी। ये एक रेयर चीज है, लेकिन ये हो सकती है। बट इसका ध्यान देना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, इन सब चीजों पर। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको नॉर्मल रिकमेंडेड डोज से ज्यादा लेना है, इट शुड ऑलवेज बी अंडर अ डॉक्टर सुपरविजन एंड यू शुड हैव अ प्रिस्क्रिप्शन। फार्मासिस्ट भी आपको जरूरत से ज्यादा डोज तभी दे जब एक वैलिड डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो। आपने जैसे डॉक्टर कहा कि 50-60, मोस्टली जैसे 40 का हम एक क्राइटेरिया लेकर के चलते हैं कि 40 साल के बाद टेस्ट वगैरह जो है कराते रहने चाहिए।
हम ऐसा कह सकते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस जो है वो एक उम्र के बाद ही आपको होने का खतरा है, क्योंकि आजकल जैसे कुछ लोगों में, यंग लोगों में भी ओस्टियोपोरोसिस के केसेस देखने को मिल रहे हैं। आई एम श्योर आपने भी अपने करियर में कुछ ना कुछ ऐसे केसेस देखे होंगे। तो अगर यंग लोगों में भी ओस्टियोपोरोसिस का रिस्क होने लगा है तो फिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। 40 साल से नीचे का कोई भी पेशेंट जो अगर हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस के साथ आता है, हम उसको हमेशा डिटेल इन्वेस्टिगेट करते हैं। अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया था मेरे पास, 40 साल से कम उम्र के थे, 38 के थे शायद। दोनों पैरों की हड्डियों में उनको फ्रैक्चर था और वो रनर भी नहीं थे। तो रनर्स में तो फिर भी दोनों पैरों की हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। उनके केस में ऑस्टियोपोरोसिस आया। 38 साल की उम्र में। 38 साल की उम्र में उनका बोन डेंसिटी जो था -3.5 से कम आया। ये तो बहुत कम है। बहुत कम है। तो उनके सिचुएशन में हमने उनको सारे डिटेल टेस्ट कराए, लंग के भी, लिवर के भी, किडनी के भी, पैराथायरॉइड के भी, क्योंकि उनके केस में रीजन जानना जरूरी है। कभी कभी ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो छिपी हुई बीमारियों का लक्षण होता है। जैसे बीमारियां बहुत सारी हैं, बट मैं दर्शकों को डराऊंगा नहीं, मैं आपको कुछ सिंपल बता देता हूं। जैसे एक पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, जिसका काम होता है कैल्शियम को मेंटेन करना, कैल्शियम लेवल को। तो अगर कभी कैल्शियम लेवल ऊपर नीचे जा रहा है आपकी बॉडी में या ऑस्टियोपोरोसिस डिटेक्ट हुआ है, तो आपको पैराथायरॉइड का चेकअप जरूर कराना चाहिए। अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस का एक वो भी कारण होता है। इसके सिवा अगर किसी को लिवर में कोई प्रॉब्लम है कि अगर विटामिन डी मेटाबोलाइज ही नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो भी ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी हो जाता है। इसी तरह से कुछ किडनी की बीमारियां भी हैं। इन बीमारियों का नाम लेने से अक्सर जो लोग सुन रहे हैं हमको, वो डर जाते हैं और उसको गूगल करने लगते हैं कि मेरे को ये तो नहीं है, अगर ऑस्टियोपोरोसिस निकलता है किसी का। तो उसमें मैं उन लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप 40 से कम है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस आया है या आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आए हैं 40 से कम उम्र में, और आप रनर नहीं है, एथलीट नहीं है, फौज में नहीं है, पुलिस में नहीं है, कमांडो नहीं है, आपका एक्सर्शनल काम कोई नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलके पैराथायरॉइड, लिवर, किडनी और इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन का टेस्ट कराएं। इन टेस्टों में जो आता है उस हिसाब से आप अपने डॉक्टर से मिलें और बात करें। अगर इनमें कुछ नहीं आता है, तभी आप कोई हायर स्कैन के लिए जाएं, जो कि किसी खतरनाक बीमारी का शुरुआती लक्षण हो सकता है। बिल्कुल। तो उन सिचुएशन में आपको 40 से अगर आप कम है, ऑस्टियोपोरोसिस है, इग्नोर बिल्कुल ना करें। जैसे मैं जिन पेशेंट की बात कर रहा हूं, हमने उनके जब सारे टेस्ट कराए तो उनको कोई बड़ी बीमारी या कुछ नहीं आया, सब ठीक है, लेकिन उनको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम आया। मतलब उनकी इंटेस्टाइन जो है वो खाना ढंग से पचा नहीं पा रही है, उसमें से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। अभी वो उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हमें पकड़ में आ गया। क्योंकि उनका वजन भी कम होता जा रहा था, हीमोग्लोबिन भी गिर रहा था, और वो थके थके रहते थे पूरे दिन। उनकी दुकान है अपनी, तो कहते हैं कि पहले मैं पूरे दिन सुबह से रात तक दुकान में काम कर लेता था, एक्टिव रहता था। अब मुझे दोपहर में सोने की भी जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो ये सारे लक्षण जो है उनको आ रहे हैं। तो 40 से पहले वाले ऑस्टियोपोरोसिस का डिटेल्ड ट्रीटमेंट और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 40 के बाद आपकी हिस्ट्री के हिसाब से है कि अगर आप फीमेल है या मेल है, मेनोपॉज कब हुआ, उसमें स्मोकिंग, अल्कोहल और एक्सरसाइज को हम देखते हैं। आफ्टर 50 हम कभी भी डिटेल टेस्ट नहीं कराते। ठीक है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस आया भी है, वी कोरिलेट क्लिनिकली कि इस पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, फैमिली हिस्ट्री कैसी रही। ओके। लेकिन फैमिली हिस्ट्री भी डिपेंड करती है। फैमिली हिस्ट्री भी ऑस्टियोपोरोसिस में इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे अगर मेरे मम्मी पापा को है तो मुझ में भी रिस्क होगा? रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में फैमिली रिस्क, फीमेल्स को अगर हम देखें, अर्ली मेनोपॉज इज वन फैमिली रिस्क। अच्छा। लेकिन मेल्स में क्योंकि एंड्रोपॉज जो है वो डिफाइंड नहीं होता, लंबा, किसी एक ही फैमिली में अगर हम देखें तो किसी को लेट होता है, किसी को जल्दी। तो इन मेल्स वी कैन नॉट स्ट्रिक्टली कोरिलेट विद फैमिली हिस्ट्री, बट इन फीमेल्स यस, इट कैरीज एन इम्पोर्टेंस। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को डॉक्टर आप एक बार ये जरूर बताएं कि अगर वो ओस्टियोपोरोसिस के खतरे से खुद को बचाना चाहते हैं, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, तो क्या ऐसी 4-5 चीजें हैं जो अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करके वो अभी से सुधार सकते हैं और आगे चल करके खुद को भी और बाकी लोगों को भी इस बीमारी के खतरे से बचा सकते हैं? अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले डाइट से शुरू करते हैं। डाइट में हमको स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करनी चाहिए। खाने में हमको प्रोटीन वाली चीजें, कैल्शियम वाली चीजें, विटामिन डी वाली चीजें, जैसे अगर आप अंडा ले सकते हैं तो अंडा अच्छा है, रागी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन,
इस तरह की चीजें लें। अगर आप फिश ले सकते हैं तो फिश एक ऐसा सोर्स है जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी तीनों चीजें हैं, तो बहुत अच्छा सोर्स है। इसके सिवा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज। वेट बेयरिंग में अगर आपके घर में जिम नहीं है, वेट्स नहीं है, तो दो एक्सरसाइजेज जो अगेंस्ट योर ओन बॉडी वेट होती हैं, जिसे हम स्क्वाट्स और पुशअप्स कहते हैं, बहुत अच्छी है। ये दो एक्सरसाइज ही आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचा सकती हैं अगर आप डेली करें। ठीक है। इसके सिवा सनलाइट एक्सपोजर, अगर आप धूप में बैठ सकते हैं रोज, उसमें भी खास तौर से जो सुबह की धूप रहती है जो बहुत तेज नहीं है, आप जितने मिनिमम क्लोथ्स में कंफर्टेबली बैठ सकते हैं बालकनी में, ताकि सनलाइट आपकी स्किन पे पड़े, ये आपको जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और ये अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी कर पाएंगे 20-20 मिनट के लिए, इट इज वेरी गुड फॉर यू। नेचुरल सोर्स है सनलाइट, विटामिन डी का, उससे आपको डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस से बचने में हेल्प मिलेगी। अच्छा। इसके सिवा जब आप नॉर्मल लाइफ में, अगर हम छोटी छोटी चीजों की बात करें, अगर आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ना एक अच्छी एक्सरसाइज, अगर आपको घुटने में दिक्कत नहीं है तो अगर आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, 4 फ्लोर आपको चढ़ के जाना है, अगर आप सीढ़ी चढ़ के जाते हैं तो लेग्स की आपकी एक्सरसाइज होती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, और इट इज ऑल्सो अ एक्सरसाइज जो कि आपके बॉडी वेट के अगेंस्ट है। Perfect. ये आपके हार्ट के लिए भी अच्छी है, लंग के लिए भी, और आपकी बोन के लिए भी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप ऑस्टियोपोरोसिस से लड़ सकते हैं। बिल्कुल। और इनके सिवा साल में एक बार अपना बोन डेंसिटी चेकअप आप जरूर कराएं। अगर आप फीमेल हैं 40 से बड़ी उम्र की, या आप मेल है 50 से बड़े उम्र के, एक बार जरूर कराएं। अगर उस टेस्ट में कुछ सिग्निफिकेंट आता है, फिर अपने डॉक्टर से जरूर मिले, ताकि वो आपको अगर कुछ प्रिवेंटिव स्पेशल मेडिसिन ऐड कर सकते हो तो वो आपके लिए ऐड हो जाए। परफेक्ट। तो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो बहुत हद तक ओस्टियोपोरोसिस के खतरे से खुद को भी, अपनी फैमिली को भी, फ्रेंड्स को भी बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही डिटेल में हमें हर एक चीज समझाई है इस बीमारी के बारे में। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, एंड आई एम श्योर आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। डेफिनेटली, आई रियली एंजॉयड इट एंड आई एम ग्लैड आई एम हियर। और इस सेशन को जो भी देख रहे हैं, अगर वो इस सेशन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल पाएं, अपनी लाइफ में ढाल पाएं और इस ऑस्टियोपोरोसिस से लड़ पाएं, तो डेफिनेटली आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। क्योंकि मैं रोज उस तरह के पेशेंट्स देखता हूं जो टाइमली ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट नहीं करा पाते एंड दे एंड अप विद फ्रैक्चर्स। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, इसलिए हमने भी सेशन को ऑर्गेनाइज किया, सो दैट हमारी ऑडियंस तक इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस, सारी चीजें सही मात्रा में पहुंचे और सही तरीके से पहुंचे। तो आपने भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ बताया। थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा।